नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों की ओर अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अब एक एक करके अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। अब इसी क्रम में बीजेपी ने भी दिल्ली में पार्टी के यूपी इकाई के कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि पार्टी इस बैठक के बाद यूपी के लिए कई नए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी यूपी की बची हुई 25 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है और अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो बची हुई सीटों पर बीजेपी कुछ सिटिंग सांसदों का टिकट काट सकती है। लिहाजा बीजेपी जाति समीकरण को बनाते हुए प्रत्याशियों के नाम को फाइनल कर सकती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए भी सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। नामांकन का पहला चरण 27 मार्च को शुरू होगा। मतदान 19 अप्रैल को होगा और इसी बीच नामांकन का अंतिम चरण 14 मई को होगा, जिसके बाद 1 जून को मतदान होगा। नतीजे 4 जून को घोषित होने की उम्मीद है। दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। किसका कटेगा पत्ता, किसका टिकट रहेगा बरकरार, प्रत्याशियों के फैसले का इंतजार। 24 सीटों पर कौन होगा उम्मीदवार, 80 में से 80 जीत की तैयारी पक्की। दिल्ली की सियासत में यूपी की काफी अहम भूमिका होती है। यूपी जिसने फतेह कर लिया उसे ही दिल्ली का तख्त मिलता है। बीजेपी को पता है कि अगर जीत की हैट्रिक लगानी है तो फिर यूपी में अपनी पैठ मजबूत बनानी होगी। बीजेपी इसीलिए मिशन 80 को सफल बनाने के लिए हर एक प्रत्याशी को मंथन पर मंथन करके टिकट दे रही है। 51 सीटों पर बीजेपी ने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बाकी की बची सीटों पर उम्मीदवारों को घोषित करने के लिए आज दिल्ली में यूपी इकाई के कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई गई है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपनी तैयारी और रणनीति से हमेशा विपक्ष को झटका देती है। इसे बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा भी कहा जा सकता है कि 1.5 दशक बाद बीजेपी ने पहली बार ऐसा किया था कि बिना चुनाव की तारीखों के ऐलान हुए ही 51 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी सहयोगियों से भी लगातार सीटों को लेकर मंथन कर रही है। ओपी राजभर ने सीएम योगी से इसको लेकर मुलाकात भी की है, जिसकी जानकारी खुद ओपी राजभर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी है। दिल्ली में बीजेपी के यूपी इकाई के कोर ग्रुप की मीटिंग। इस बैठक के बाद नए उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। 24 उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। सहयोगी दलों की सीटों पर भी हो सकता है ऐलान। बीजेपी ने 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, महेश शर्मा, हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, ये वो बड़े नाम हैं जिसको लेकर बीजेपी ने 24 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि देश में जहां 543 सीटों के लिए 7 चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे, वहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए भी सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। नामांकन का पहला चरण 27 मार्च को शुरू होगा। मतदान 19 अप्रैल को होगा। नामांकन का अंतिम चरण 14 मई, जिसके बाद 1 जून को मतदान होगा। नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है उसमें कौन कौन से मौजूदा सांसदों को टिकट देगी और किसका टिकट कटेगा। अगर बात करें यूपी की पहली लिस्ट की तो बीजेपी ने लगभग सभी सांसदों को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो बीजेपी की अहम बैठक होगी और कहीं ना कहीं जो 25 प्रत्याशियों के नाम घोषणा होने के को लेकर बाकी है और ऐसे में की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक करके बताएंगे कि संभावित प्रत्याशी कौन कौन है जिन्हें मैदान में बीजेपी उतार सकती है। तो की ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके उन उम्मीदवारों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी घोषणा जो है वो बीजेपी थोड़ी देर में कर सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि अगर बात करें तमाम प्रत्याशियों की, ये वो लिस्ट है और ये नाम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, जहां बीएल वर्मा बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही वीरेंद्र सिंह को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है
और बलिया से वीरेंद्र सिंह को उतारा जा सकता है, ये भी संभावित प्रत्याशी है। ये एक एक करके वो तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष गंगवार बरेली से प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। ये वो संभावित नाम है जिनकी घोषणा बीजेपी आज कोर बैठक के बाद कर सकती है। और इसके साथ ही ये वो तमाम नाम जिन्हें मैदान में उतारा जाएगा, और ये एक एक करके ये तमाम वो उम्मीदवारों की लिस्ट, संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसे बीजेपी मैदान में उतार सकते हैं। अमित अग्रवाल को मेरठ से बीजेपी उतार सकती है मैदान में, और ये तमाम संभावित उम्मीदवार हैं जिनके नामों पर बीजेपी मुहर लगा सकती है। अच्छा, अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती है। उनके नामों की भी काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। उन्होंने बीते दिनों बड़े शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी की थी, और वीके सिंह को भी मैदान में उतारा जा सकता है। ये भी संभावित नाम है। गाजियाबाद से वीके सिंह को उतारा जा सकता है। और ये वो एक एक करके तमाम वो जो मेहमान प्रत्याशी है उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी की तरफ से इनके नामों पर मुहर लग सकती है। इन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बीजेपी कभी भी कर सकती है। तो आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक है, और तमाम उत्तर प्रदेश में इससे पहले 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 25 नामों पर मुहर बीजेपी लगा सकती है। उस पर मंथन चल रहा है, जिसके बाद इन तमाम नामों का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि उन 25 नामों का खुलासा बीजेपी कर सकती है। उन 25 नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। इन तमाम 25 सीटों पर आपको बता दें कि कई ऐसे विवादित चेहरे भी हैं जिन्हें कहा जा रहा है सिटिंग सांसदों का टिकट भी कट सकता है। कई ऐसे चेहरे जिनका टिकट काटा जा सकता है। और इसके साथ ही क्योंकि अगर 51 सीटों की बात करें जिनमें प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, बीजेपी ने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ज़्यादा बदलाव इन तमाम उसमें नहीं किया था। लेकिन अब देखना होगा कि जो बाकी बचे 25 नाम है, क्या इसमें 25 सीटें हैं, इसमें बीजेपी कोई बड़ा बदलाव करती है या फिर जो है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट बीजेपी इस बार इस पर भी नहीं करेगी। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किन प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगती है और किन का टिकट कट सकता है। तो आपको बता दें कि तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहारनपुर से विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से रामजी शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बागपत से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और ऐसे में तमाम जो बचे 25 नामों पर मुहर लग सकती है। क्या लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इस बार बीजेपी ने 80 के 80 का लक्ष्य रखा है। और देखिए श्रावणी की बात की जाए तो 80 सीटों पर कब्जा हासिल करना चाहती है बीजेपी, लेकिन कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को गढ़ माना जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश की हवा निकलती हुई नजर आती है। और उसी बीच अगर बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश का गढ़ यानी मेरठ की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, तो अभी लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पर नहीं उतारा गया है। कहा जा सकता है कि 80 सीटों से ही दिल्ली का सिंहासन तय होता है। कहा जा सकता है कि जो 80 सीटों पर यानी उत्तर प्रदेश पर जो कब्जा हासिल करता है वो ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो उसी को लेकर के कहा जा सकता है कि मेरठ पर अभी की अगर बात की जाए तो अमित अग्रवाल है, कैंट से विधायक है, उनका संभावित नाम अभी आगे चल रहा है। माना जा सकता है कि आज शाम तक उनके नाम की घोषणा हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए सिटिंग जो सांसद है राजेंद्र अग्रवाल, उसका भी नाम चल रहा है। तो उसी को लेकर के कहा जा सकता है कि कंपटीशन इस वक्त बहुत ज्यादा है। लोकल की अगर बात की जाए, देखिए बाहरी प्रत्याशी के लिए यहाँ पर जो जनता है वो नकारती हुई नजर आई थी। जो सर्वे हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बाहर की जनता को मेरठ की जनता ने नकारा था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बात की जाए तो जनता का मानना है कि जो प्रत्याशी हो वो अपने जिले का होना चाहिए, लोकल का होना चाहिए। क्योंकि कहा जा सकता है कि दुख दर्द की बात हो, विकास की बात हो, लोकल के प्रत्याशी से जाकर के आम जनता पहुंच करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। लेकिन बाहरी अगर कोई प्रत्याशी
है तो उससे शिकायत दर्ज नहीं करवा सकती है। तो लेकर अगर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, यानी लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी बड़े संयम के साथ जो लोकसभा प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान कर सकती है। कहा जा सकता है कि आज 24 से 25 नामों का ऐलान हो सकता है। मेरठ में भी जिक्र जिस तरह से देखा जा रहा है कि मेरठ में भी जो प्रत्याशी है उसका जिक्र आ रहा है। सहारनपुर की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, इन सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश की उन सीटों की बात की जाए जिन पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारे गए, अमरोहा की बात की जाए, ये सभी वो जिले हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी बड़े संयम के साथ प्रत्याशी उतारने में जुटी हुई है। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उतार दिए गए, मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंदर खाने पार्टी के ही प्रेत के चलते जो लोग हैं वो अपने जो प्रत्याशी है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जिस संयम के साथ प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है, माना जा सकता है कि जिसके लिए सब तैयार हो, पार्टी के लोग तैयार हो, पार्टी के नेता तैयार हो। तो अगर बात की जाए 80% जिसके साथ लोग हैं, जो नेता के साथ 80% जो इनकी कमेटी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री हैं। ठीक है, ठीक है अतुल, मैं लौटूंगा आपके पास। विनीत, आपका रुख करूंगी। विनीत, अगर सहारनपुर की बात की जाए, चुनावी हवा किस ओर बह रही है, क्या लगता है किस प्रत्याशी के नाम पर मुहर बीजेपी लगा सकती है? बिल्कुल, देखिएगा सहारनपुर की बात की जाए, सहारनपुर में जो फिलहाल नाम चल रहा है राघव लखनपाल शर्मा का नाम यहाँ सबसे ऊपर है, क्योंकि राघव लखनपाल शर्मा 2014 में यहाँ पर चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने अच्छी खासी वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद 2019 का चुनाव जब यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर जो गठबंधन के प्रत्याशी थे हाजी फजलुर रहमान, बसपा के जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पर भारी पड़े थे। लेकिन अभी जो हवा चल रही है सहारनपुर की, जो अगर बात करें, चाहे वो आमजन से हमने बात की या फिर व्यापारियों से बात की, तो सभी का कहना यह है कि राघव लखनपाल को टिकट दिया जाना चाहिए। हालांकि इस रेस में और भी कई नाम हैं, चाहे जो मंत्री जसवंत सैनी है उनका भी नाम चल रहा है, महेंद्र सैनी जो जिलाध्यक्ष है उनका भी नाम चल रहा है, अलग अलग नाम चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल दौड़ में राघव लखनपाल शर्मा यहाँ पर सबसे ऊपर है। इस बार ये भी देखा गया, क्योंकि जब राघव लखनपाल शर्मा 2014 में सांसद बने थे तो कहीं ना कहीं जनता उनसे यहाँ पर नाराज थी, चाहे वो उनकी मिलने के लेकर हो या फिर विकास कार्यों को लेकर हो। लेकिन इस बार देखा जाए तो राघव लखनपाल शर्मा लगातार फील्ड में है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और घर घर जाकर, गांव गांव जाकर उनसे लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। तो उसी का वो नतीजा है कि लोग अभी चाह भी रहे हैं कि इस बार जो सांसद का टिकट मिले वो यहाँ पर राघव लखनपाल को मिले। इसके अलावा कि बीजेपी के यहाँ पर जो सहारनपुर में चुनाव होगा वो यहाँ पर बड़ा टक्कर वाला चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इस बार कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, यहाँ से कांग्रेस इमरान मसूद यहाँ पर चुनाव लड़ने की माना जा रहा है कि इमरान मसूद को यहाँ से टिकट होगा। हालांकि अभी तक वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ। इसके अलावा बसपा की ओर से यहाँ पर पूर्व जो यहाँ पर चेयरमैन थे यहाँ पर उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है, माजिद अली को। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर सहारनपुर में होगी। लेकिन जो बीजेपी की जो दावेदारी है सबसे मजबूत राघव लखनपाल शर्मा की यहाँ पर। ठीक है विनीत, लौटूंगा आपके पास। विकास बागपत से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, अगर बागपत की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीरें देखी जा रही है, किसकी दावेदारी मजबूत देखी जा रही है? बागपत के अंदर 26 तारीख को चुनाव होना है और बात करें राष्ट्रीय लोकदल की और भाजपा का यहाँ पर गठबंधन है और गठबंधन के चलते राष्ट्रीय लोकदल ने डॉक्टर राजकुमार कालवान को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन बसपा ने भी यहाँ पर गुज्जर काल खेला है और प्रदीप बैसला को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। बताया जा रहा है, सूत्रों से हवाले से खबर है कि अमरपाल शर्मा पर उन पर मोहर लग सकती है और जल्द ही ये नाम सामने आएगा और समाजवादी पार्टी का ये प्रत्याशी बागपत के लोकसभा चुनाव से लड़ेगा। बागपत के अंदर 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभाओं में बात जाए तो 16 लाख वोटर है जो 26 अप्रैल को वोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय लोकदल का ये गढ़ माना गया है। लगातार बात करें 2014 या 2019 की, भाजपा यहाँ पर लगातार जीतती आई है और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो विकास पुरुष यहाँ पर कहा जाता था उनको ये जीत की जाती है। लेकिन देखा जाए कि जिस तरह से डॉक्टर सत्यपाल सिंह को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, कुछ लोग ये इसके खिलाफत भी देखने को मिल रही है। बात करें अगर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अमरपाल शर्मा यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या टक्कर मिलेगी सामने। ठीक है विकास, आप बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। आप रामजी, अगर कानपुर में मुद्दों की बात करें तो इस बार क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? और इसके साथ ही क्योंकि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है होगी और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी जिन नामों की घोषणा नहीं हो पाई है होगी, लेकिन कानपुर की अगर बात करें, कानपुर की हवा क्या कह रही है? 29
महानगर लोकसभा सीट है तो काफी हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे में यहाँ पर विकास की मुद्दे बात करें तो वर्तमान जो सांसद है सत्यदेव पचौरी, जो जिन्होंने काफी काम किया जनता के बीच में गए और उनके जो भी उन्होंने काम किया उसकी तारीफ भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी उम्र 75 साल के ऊपर हो चुकी, तो ऐसे में उनका नाम कटना लगभग तय माना जा रहा है। इसमें जो कानपुर में जो सत्यदेव पचौरी की जो बेटी है नीतू सिंह और जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सलाहकार रहे उनकी पत्नी माननीय अवस्थी, उनका भी नाम जो है काफी जोरों पर है। ये माना जा रहा है कि उनको इस बार कानपुर महानगर की सीट पे से उतारा जा सकता है, क्योंकि सीट काफी हॉट मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कानपुर महानगर ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमेशा से ब्राह्मण सीट में ही कब्जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो लगातार सत्यदेव पचौरी है वो भी सीट के लिए पहले दावेदारी ठोक रहे थे, लगातार लोगों के बीच में गए। इस वक्त दिल्ली पर भी मौजूद है दिल्ली में, और वो अपनी सीट के लिए चाहते हैं। लेकिन जब उम्र हो गई तो अब वो अपनी बेटी की सीट के लिए लगे हुए, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कानपुर की लिहाज से अगर बात की जाए, कानपुर के विकास मुद्दों की बात करी जाए, तो लोगों की पसंद जो है सत्यदेव पचौरी है। लेकिन उम्र कहीं ना कहीं उनको धोखा दे रही है, वक्त उम्र की वजह से ये सीट उनसे इस कानपुर सीट जा सकती है। तो आज जो दिल्ली में कोर कमेटी में बैठक हो रही, जो 29 सीटें जो उत्तर प्रदेश की बची है जहां पर उम्मीदवार को उतारा जाना, उन नामों की जब घोषणा होगी तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कानपुर में जो प्रत्याशी है वो नया होगा। कानपुर की जनता का कहना है कि जो प्रत्याशी हो लोकसभा में वो जिले का हो, लेकिन यह भी माना कि इसमें बाहर के प्रत्याशी कानपुर में उतारा जा सकता है। लेकिन सभी जो कयास लगाए जाए, इन कयासों में पर्दा तब उठेगा जब कोर कमेटी की बैठक होगी और जब नाम की घोषणा होगी। तो उन नाम की घोषणा होने के बाद ही सभी संचय जो है जो बना हुआ है उनसे पर्दा उठेगा और सही नाम जो है वो आएगा। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है नीतू सिंह का चल रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विहिप से भी जुड़ी हुई है, तो उनको कानपुर की सीट दी जा सकती है। कानपुर में शायद उनका नाम की घोषणा आज कोर कमेटी की बैठक के बाद हो सकती है। जी ठीक है राम जी, लौटूंगे आपके पास। अतुल, आपका रुख करूंगी। अतुल, क्योंकि जब 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी तब हमने देखा था कि बीजेपी ने ज्यादा एक्सपेरिमेंट उन नामों पर किया नहीं था, कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किए थे। अब जो बचे 25 सीटें हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर कोई बदलाव बीजेपी कर सकती है, एक्सपेरिमेंट कर सकती है? और इसके साथ ही अगर मेरठ की बात करें, मेरठ में क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या रहेगा? देखिए श्रावणी, अगर मेरठ की बात की जाए या फिर जो 25 सीट बची हुई हैं उन सीटों की बात की जाए, इतिहास की बात है कि लगातार बात की जाए मेरठ की, अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो 3 बार से लोकसभा सांसद यानी राजेंद्र अग्रवाल का कब्जा है। चौथी बार वो प्रत्याशी बनने के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं, अपने घोड़े दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की बात की जाए, जनता इस वक्त बेहद नाराज है। कहीं ना कहीं प्रत्याशी की अगर बात की जाए, जीतने के बाद जिस तरह से प्रत्याशी दावे करते हैं वो दावों पर खरे नहीं उतर पाते, जिसको लेकर के जनता कहीं ना कहीं नकारती हुई नजर आती है। संगठन की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि वो धरातल पर काम करती है। कहा जा सकता है कि धरातल को लेकर के जिस तरह से संगठन है, सभी से जानकारी ली जाती है, लगातार बैठक होती है, उसके बाद प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रत्याशी को लेकर के जिस तरह से लंबी ये बैठकें चल रही है, कहा जा सकता है कि लगातार हर कोई अपने घोड़े दौड़ाते हुए नजर आ रहा है। माना जा सकता है कि प्रत्याशी अपने नाम की चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, इन 25 वो लोग हैं ये जिनके टिकट भी कर सकते हैं, जिनको दोबारा रिपीट भी किया जा सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि 90% जो टिकट है वो काटे जा सकते हैं। जो ठीक है अतुल, मैं लौटूंगा आपके पास। इसी बीच देवेंद्र खरे मछली शहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जौनपुर की बात करें, जौनपुर में क्या हालात है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर अभी जो 25 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाकी, कई ऐसे सांसदों का टिकट कट सकता है, लेकिन जौनपुर को लेकर क्या अपडेट है देवेंद्र? ऐसे में नाम बन रहा है देखिए सेंटर और अपराधिता का नाम बन रहा है। देखिए जहाँ जो दूसरी तरफ यहाँ से मसला ठीक है देवेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है आपके पास। लौटूंगी सहारनपुर से। विनीत लगातार हमारे साथ बने हुए। विनीत, अगर कहा जाए बदलाव की, क्या लगता है ये जो 25 प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगना बाकी है, क्या इन 25 प्रत्याशियों के नामों पर कोई बदलाव देखा जा सकता है, या फिर इन नामों पर बीजेपी फिलहाल कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, जैसा कि हम बीते 51 प्रत्याशियों के जब नामों की घोषणा की गई थी तब हमने देखा था? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सहारनपुर जो लोकसभा सीट है वो नंबर 1 लोकसभा सीट है, और यहाँ पर जब भी
पिछले 2019 में जो नाम घोषित हुए हों या 2014 में नाम घोषित हुए, तो सहारनपुर का जो कैंडिडेट बीजेपी घोषित करती थी वो पहले ही फर्स्ट पेज में कर देती थी। लेकिन इस बार अगर पहली लिस्ट में जब नाम नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये बाहर निकल के आई कि भाई कैंडिडेट चेंज हो सकता है, क्योंकि राघव लखनपाल का नाम चल रहा था लगातार ठीक और है, अभी भी मजबूत ठीक है दावेदारी विनीत, में मैं राघव विनीत लखनपाल मैं यहाँ पर लौटूंगे है। आपके पास, विनीत मैं लौटूंगे आपके पास। देवेंद्र, क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, हम लोग मछली शहर के बारे में बात कर रहे थे, वहां की जनता के दिलों में क्या है, और अगर दावेदारी की बात करें तो किसकी दावेदारी मजबूत दिख रही है वहां पर? चलिए, आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।